मैं आर्केश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु की साइड गुण नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो मनु की जो है साइड गुण नीति क्या थी। तो मनु ने जो अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें मंडल सिद्धांत, साइड गुण नीति, उपाय, गुप्तचर व्यवस्था, दूत व्यवस्था, इनका नाम लिया जा सकता है। मंडल सिद्धांत के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और इस वीडियो में हम जो है मनु की साइड गुण नीति के बारे में पढ़ेंगे। साइड गुण नीति का मतलब होता है 6 गुणों वाली नीति। ये जो साइड गुण नीति होती है वो एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियाँ होती है। विभिन्न समय परिस्थितियों के हिसाब से एक राजा दूसरे राजा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार की नीति अपनाएगा, इसके बारे में जो है मनु ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने ये 6 नीतियाँ बताई है कि इन नीतियों के हिसाब से एक राजा दूसरे राजा के साथ में समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है व्यवहार करेगा। इसको साइड गुण नीति बोला जाता है। तो साइड गुण नीति में सबसे पहले संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैतिभाव, ये 6 नीतियाँ उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले हम जो है संधि के बारे में एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य से मैत्री संबंध स्थापित करना। तो जैसा कि मंडल सिद्धांत में हमने ये पढ़ा है कि मंडल सिद्धांत में हमेशा मनु ने ये बात कही है कि राजा को ये देख के चलना चाहिए कि अंतर्राज्यीय स्तर पर बहुत ही काबिल दोस्त जो है होने चाहिए। तो मनु ने ये कहा है कि तात्कालिक या आपको ये लगे कि भविष्य में ये देश हमारे काम आने वाला है, इस देश के साथ में हमारे जो है अच्छे संबंध हमारे लिए हमारे विकास के लिए लाभदायक रहेंगे, तो ऐसे देश के साथ में संधि कर लेनी चाहिए, मैत्री संबंध स्थापित कर लेने चाहिए। इस संधि को उन्होंने 2 प्रकार का बताया, समान कर्मा और असमान कर्मा। समान कर्मा में समान शक्ति वाले राज्य जब एक दूसरे के साथ संधि करते हैं तो उसको समान कर्मा कहा जाता है, और असमान शक्ति वाले राज्य जब एक दूसरे के साथ में संधि मैत्री संबंध स्थापित करते हैं तो उसे असमान कर्मा संधि कहा जाता है। संधि के बाद में दूसरा उन्होंने कहा विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि किसी दूसरे राज्य से युद्ध न करके, वास्तविक युद्ध न करके युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देना, हालात इस तरह से पैदा कर देना कि उसको तरह तरह से उसको परेशान करना, उसकी कमजोरियों का पता लगाकर वहाँ पर जो है कुछ अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करना ताकि वो परेशान होता रहे। तो इस तरह से जो है एक दुश्मन को परेशान करने के लिए विग्रह की स्थिति अपनाई जानी चाहिए। विग्रह के बाद में यान, यानी विग्रह से जो नेक्स्ट अगला जो कदम होगा वो होगा यान। यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वास्तविक आक्रमण तब करना चाहिए जब आप अपनी शक्ति के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम दुश्मन राष्ट्र को जो आसानी से उसको हराएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। तो मतलब सब तरह से अपनी पोजीशन को सुदृढ़ देख के और यान की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। यान के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जब शत्रु परेशानी में हो और शत्रु एक तरह से परेशान हो तो और खुद राज्य जो है अपना शक्तिशाली हो तो उसको उस टाइम की उस राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि आप खुद इतने समर्थ नहीं हैं तो अपने मित्र राज्य की सहायता लेकर भी शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। इसको वास्तविक आक्रमण कहते हैं यान को।
आसन का मतलब होता है कि कई बार परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती और उस टाइम की युद्ध से बचने के लिए एक तरह से तो थोड़े समय के लिए जो है एक तटस्थता अपनी रखें और युद्ध के प्रति और थोड़ा सा अपन उदासीन हो जाएं। ये जो होती है आसन की जो स्थिति होती है वो बहुत ही अल्पकाल के लिए अपनाई जाती है और इसमें इस आसन का जो समय होता है इसमें राजा को चाहिए कि वो निरंतर अपनी शक्ति का अर्जन करे और जब आप उदासीन होकर बैठ जाओगे तो सामने वाला राज्य भी जो है शांत बैठ जाएगा। तो सामने वाले राज्य को शांत करने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आसन का ये आसन की नीति अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद में होता है द्वैती भाव। द्वैती भाव का मतलब है अपने से जो शक्तिशाली राष्ट्र है उससे हम अपनी रक्षा किस प्रकार करें, इसके लिए द्वैती भाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए राजा को मनु ने ये सलाह दी है कि इस अवस्था में अपनी सेना को दो भागों में बांट लेना चाहिए। दो भागों में बांटने के बाद में एक सेना का जो है एक भाग दुश्मन राष्ट्र से सीमा पर लड़ता रहे और दूसरी सेना का भाग जो है राजा किसी अपने दुर्ग या किसी सुरक्षित स्थान पर रहकर और उसके माध्यम से जो है निरंतर शक्ति का अर्जन करता रहे, अपने दूसरे मित्रों से सहायता प्राप्त करता रहे। तो सेना की एक टुकड़ी लड़ाई लड़ेगी और दूसरा जो भाग होगा वो राजा के साथ में रह के और निरंतर जो है अपनी शक्ति का अर्जन करता रहेगा। हथियारों का निर्माण करना, तो अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता लेना, या इस तरह से जो है अपनी शक्ति का को बढ़ाता रहेगा, अपनी शक्ति का अर्जन करता रहेगा। तो ये द्वैती भाव की स्थिति होती है। और द्वैती भाव की स्थिति का मतलब होता है फिर संश्रय। संश्रय का मतलब होता है कि जब आपको ये लगे कि हार निश्चित है युद्ध में, तो ऐसी स्थिति में जो है राजा को किसी बलवान राजा के यहाँ पे आश्रय ले लेना चाहिए, उसके यहाँ पे जो है शरण ले लेनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि जिसके यहाँ आप आश्रय ले रहे हो, जिसके आप यहाँ शरण ले रहे हो, वो राजा इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो आपकी रक्षा कर सके। इसलिए जिस राजा के यहाँ आप आश्रय लो उसका जो है शक्तिशाली होना जरूरी है, तो ताकि दुश्मन वहाँ पे आपके ऊपर आक्रमण न कर सके और जिसके यहाँ आपने शरण ली है वो आपकी रक्षा करने में समर्थ हो। ऐसे राजा के यहाँ पे जो है शरण ले लेनी चाहिए। इसको संश्रय कहते हैं, यानी बलवान के यहाँ आश्रय लेना, आश्रय लिया जाना। तो ये जो है मनु की 60 गुण नीति थी: संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय और द्वैती भाव। तो विभिन्न परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर इन नीतियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजा को पालन करना चाहिए। धन्यवाद।